यह कहानी बहुत ही पहले समय की है जो कि हमारे पूर्वजों की है। आज इस कहानी को बहुत ही बीते वर्ष हो चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, किशनगंज नामक एक बहुत ही सुंदर से गांव में, जहां सावित्री नाम की एक औरत और उसका पति हरिदास रहता था। हरिदास और सावित्री दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ही खुश थे। उनकी शादी के तुरंत बाद ही उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम महेश था। और अब हरिदास का अपना ही एक छोटा सा परिवार हो गया था जिसमें कि वह बहुत ही खुश था। परंतु एक दिन की बात है, अचानक हरिदास का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने के बाद सावित्री तो बिल्कुल टूट ही चुकी थी, परंतु उसका जीने का सहारा उसका बेटा था जिसको वह पालने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, लोगों के खेतों में मजदूरी किया करती थी और जैसे तैसे अपने परिवार का खान पान और रहन सहन करती थी। सावित्री ने अकेले ही अपने बेटे के लिए माता पिता दोनों का ही फर्ज निभाया। उसने अपने बेटे को अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, उसके लिए अच्छे कपड़े बनाए, उसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छी उसके खान पान करवाया, पर उसके लिए बहुत ही मेहनत की उसने। ऐसे ही वक्त के साथ समय बहुत ही तेजी से बदलने लगा और 20 वर्ष अब बीत चुके थे। 20 वर्ष होने के बाद अब सावित्री का बेटा महेश भी अब शहर में नौकरी करने के लिए चला गया था। वह एक अच्छी नौकरी पर लग गया था, परंतु उसकी माँ भी गांव में रहती थी और वो भी कभी कभी छुट्टियों में अपनी माँ से मिलने के लिए गांव आ गया करता था। और इस बार फिर से महेश अपनी गर्मियों की छुट्टियों में शहर से गाँव आया अपनी माँ से मिलने के लिए। माँ, मैं आ गया हूँ शहर से तुम्हें मिलने के लिए। देखो ना, आपका बेटा आ गया है। मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी, इसलिए मैं छुट्टी मांग के गाँव आ गया हूँ। अरे मेरा बेटा महेश आ गया है। आज मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाई है, जल्दी से आ, तुझे भूख लग गई होगी ना। अब माँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम घर पर अकेली नहीं रहोगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं होटल में काम करता था और मैंने सब काम सीख लिया है, इसलिए मैं गांव में ही अपना कुछ काम करूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अरे बेटा वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम गांव में रहोगे तो हम दोनों साथ में रहेंगे। कहाँ तुम अकेले और हम अकेले। और बेटा, अब तुम्हें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और ये मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहने के बाद सावित्री देवी ने अपने बेटे महेश के लिए गांव में ही एक लड़की ढूंढी और मंदिर में उनकी शादी करवा दी। महेश और रूपाली की अब मंदिर में शादी हो गई। शादीशुदा होने के बाद वे अपने घर पर आए। बेटा महेश और बहू रूपाली, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे बेटे महेश की शादी हो गई और मुझे एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और संस्कारी बहू मिली। बहू, अब ये तुम्हारा ही घर है और ये मेरी आखिरी इच्छा थी जो आज पूरी हो गई है। अब ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना ही घर मानो। अपनी शादीशुदा जिंदगी से महेश और रूपाली भी अब बहुत ही खुश थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। महेश भी अपने काम पर जाता था, दिन भर अपने काम पर जाता था, शाम को अपने घर लौटता था और रूपाली भी अपने दिन भर काम करती थी। शादी करने के 1 साल बाद ही रूपाली और महेश का भी एक बेटा हुआ जिसका नाम समीर था। और अब सावित्री का पूरा परिवार हो गया था। वह बहुत ही खुश थी कि कभी उसने इतने दुख के दिन देखे थे और आज उसके पास इतना बड़ा परिवार है, बेटा है, बहू है, पोता है। उसका परिवार तो अब पूरा हो गया था। परंतु कुछ समय होने के बाद रूपाली में धीरे धीरे करके बदलाव होने लगे और वह अपनी सास को क्रूर बातें करती थी। अब रूपाली को अपनी सास बोझ लगने लगती थी और जब भी उसका बेटा अपनी दादी के साथ खेलने के लिए जाता था तो वह अपने बेटे को अपनी सास से अलग किया करती थी और अपने बेटे को सिर्फ अपने पास ही रखती थी। अरे बुढ़िया, कुछ काम भी कर लिया करो। अरे घर में जब देखो बस बैठी रहती हो, भगवान की भक्ति में लगी रहती हो। अरे भक्ति में रहने से कुछ नहीं होता है, कुछ काम भी करना पड़ता है। बस जब देखो खाती रहती हो, दिन में 3 टाइम खाने के लिए चाहिए, पर काम नहीं किया जाता तुमसे ना। आज के बाद तुम्हें सुबह का खाना नहीं मिलेगा और 2 वक्त की चाय नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 ही टाइम खाना खाओगे, ठीक है ना। अरे तुम तो बोझ बन गई हो, कहाँ से लाना है मैंने इतना ज़्यादा खाना। अब कमाने वाले 1 हैं और खाने वाले 3 हैं और तुम तो सबसे ज़्यादा ही खाती हो। मैं और मेरा बेटा तो खाते भी नहीं हैं। अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अब मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे कुछ ज़्यादा काम हो नहीं पाता है, तो मैं कैसे करूँ।
और अब ऐसे ही रूपाली अपनी सास को ताना मारती रहती थी, उनकी सेवा नहीं करती थी और कभी कभी तो खाना तक भी नहीं देती थी। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने माँ को खाना नहीं दिया, वे भूखी है। वे अभी मुझसे कह रही थी कि अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है। देखो रूपाली, उनका खाना खाने का टाइम हो गया है, तुम उन्हें जल्दी से खाना दे दो। देखो रूपाली, मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ ना। मेरी माँ को खुश रखो, हमेशा उनकी सेवा करो। सुनिए जी, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मैंने सासू माँ को गर्मा गर्म रोटी सब्जी दी है। मुझे लगता है अब वो बूढ़ी हो रही है, धीरे धीरे करके वो अपने मानसिक संतुलन खो रही है, इसलिए भूल गई होंगी कि उन्होंने खाना खा लिया है। अच्छा भाग्यवान, हाँ ऐसा हो सकता है। अब मेरी माँ बूढ़ी होती जा रही है, हो सकता है वो भूल गई होगी। सुनिए जी, मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि अब हमारा बेटा समीर बड़ा होते जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि अब वो गांव में पढ़े। अगर वो गांव में पढ़ेगा तो उसकी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि हमें शहर जाना चाहिए और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी तो वो अच्छी नौकरी पर लग जाएगा। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था भाग्यवान। ठीक है, कुछ समय बाद तुम, मैं और हमारा बेटा और मेरी माँ, हम सभी शहर चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। अब अपने पति के मुंह से उसकी बूढ़ी माँ का नाम सुनकर कि वह भी अब शहर जाएगी करके रूपाली को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आने लगा। वह चिढ़ने लगी कि बुढ़िया भी शहर में जाएगी, इसलिए वह अगले दिन अपनी सास से कहती है, अच्छा तो बुढ़िया, कल रात तुमने अपने बेटे से शिकायत कर दी कि बहू ने मुझे खाना नहीं दिया है। अरे अगर एक रात तुम खाना नहीं खाओगी तो मर थोड़ा ना जाओगी, और मर भी जाओगी तो अच्छा ही होगा। अब हम शहर जा रहे हैं, अगर तुम मर जाओगी तो वही ठीक रहेगा। अरे मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाली शहर। और ऐसे ही आए दिन रूपाली अपनी सास पर अत्याचार करती रहती थी, कभी उन्हें मारती थी, पेट भर खाना भी नहीं देती थी। खाना न मिल पाने और बहू का इतना अत्याचार करने पर बूढ़ी बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे करके उनकी हालत बहुत ही बिगड़ते जा रहे थे। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अब क्या करूँ? इतनी बूढ़ी हो गई है, ना मेरे पास हाथ है ना पैर है, अब मैं क्या करूँ? और अब रूपाली अपनी सास से बहुत ही तंग आ चुकी थी, उसे अपनी सास बहुत ही बोझ लगने लगी थी, इसलिए वो अपनी सास को मारना ही चाहती थी। इसी तरह एक दिन की बात है, एक दिन उसकी सास ने रूपाली से कहा, अरे बहू सुनती हो, मेरे पीठ में बहुत ही खुजली लग रही है और मेरे हाथ मेरे पीठ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तुम मेरी पीठ पर खुजली कर दो और मेरे सर पर कंघी कर दो। मैंने 2-3 दिन से मेरे सर पर कंघी नहीं हुई है, मुझे बहुत ही खुजली लग रही है। छी 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 बूढ़ी, मैं तुम्हारे पीठ में खुजली करूंगी? अरे तुमने तो 1 महीने से नहाया भी नहीं है, तुम्हारे पीठ में कितनी गंदगी होगी। मेरे नाखून है, मेरे नाखून गंदे हो जाएंगे और तुम्हारे सर में जुए हैं। क्या मैं तुम्हारे सर पर कंघी करूं? मेरे हाथ पूरे गंदे हो जाएंगे। छी छी छी, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैं अपने हाथों से तो तुम्हारे पीठ पर खुजली नहीं करूंगी, पर मैं अपने पैरों से जरूर कर सकती हूँ। इसलिए मैं पैरों से तुम्हारी पीठ पर खुजली कर देती हूँ। और अब तो रूपाली को अपनी बूढ़ी सास पर घिन आती थी और रूपाली ने अब बहुत ही बड़ा पाप किया। उसने अपने पैरों से ही अपनी सास की पीठ की खुजली की। बेचारी बूढ़ी सास अपनी बहू से कुछ कह न सकी और अकेली रोती रहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। बहू ने अपनी सास पर बहुत ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब तो वह उसे खाना भी नहीं देती थी, उसे लाठी से मारती थी। और एक दिन की बात है, अपनी बहू के इतने अत्याचार सहकर, इतने दुख सहकर बेचारी सावित्री अब मर गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। अपनी माँ का जाने का सदमा महेश को बहुत ही ज़्यादा लगा, क्योंकि उसकी माँ ही उसका एक आखिरी सहारा थी, जिसने उसे बड़ी मुश्किल से ही पाला पोसा था। परंतु उसकी बहू रूपाली बहुत ही खुश थी कि उसकी बूढ़ी सास अब मर गई है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद महेश भी अब गांव में नहीं रहा। उसका सपना था कि वह अपनी माँ को शहर लेके जाए, परंतु उसका सपना सपना ही रह गया और उसकी माँ शहर जाने से पहले ही गुजर गई। शहर पहुंचने के बाद रूपाली अपने छोटे से परिवार, अपने पति और बेटे के साथ बहुत ही खुश थी। उसे अपना छोटा सा ही परिवार चाहिए था, इसलिए उसने जल्दी से अपने सास पर अत्याचार कर उसे पहले ही रास्ते से साफ कर दिया था। और ऐसे समय के साथ वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगा। कब 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। अब उसका बेटा भी जवान हो गया था और वह डॉक्टर बन गया था और उसने अपने बेटे की शादी जल्दी से एक लड़की से कर दी। अब उसके घर भी एक मॉडर्न बहू आ गई। वक्त बीतने के साथ अब रूपाली भी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उसने अपने बेटे की शादी कर दी। अब उसके घर भी एक मॉडर्न बहू आ गई थी। वह अपनी मॉडर्न बहू पर भी हुक्म चलाना चाहती थी। वह चाहती कि जैसे वो चाहे वैसे उसकी बहू भी करे, परंतु इस बार तो उसका पैसा उल्टा ही पड़ गया था उस पर।
अरे बहू सुनती हो? अरे सुमन सुनती हो? मेरे लिए चाय तो लेके आओ, वो भी फीकी चाय लेके आना। अरे मम्मी जी, तुमने समझ क्या रखा है? अभी मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ है और तुम्हारे तो नखरे बढ़ते जा रहे हैं। कभी फीकी चाय, कभी मीठी चाय। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ। चुपचाप से खुद चाय बना लो, ठीक है ना? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पार्लर के लिए जाना है। और सुनो मम्मी जी, मुझे तो ज़्यादा ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर का सारा काम करूँगी। करना है करो, नहीं करना है मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं पार्लर जा रही हूँ, वहाँ से मैंने पार्टी के लिए जाना है। और बना लेना खाना, नहीं बनाना मत बनाना। वैसे ही मेरे पति के पैसे खर्च हो रहे हैं, ज़रूरत नहीं है खाना खाने की। एक वक्त का खाना बस। जैसे कि रूपाली ने अपनी सास पर दिन रात अत्याचार किया था, उसे बहुत ही प्रताड़ित किया था, उसी प्रकार उसकी मॉडर्न बहू भी उसके साथ वैसा ही कर रही है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। और अब बीतते वक्त के साथ भी रूपाली की बहू भी अब उस पर बहुत ही अत्याचार करने लग गई थी। वह उसे दिन रात मारती, कभी खाना नहीं देती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। अब तो रूपाली की हालत तो बस नौकरानी की तरह रह गई थी। मम्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर का अच्छे से काम किया करो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? कपड़े हैं, कपड़े धो लो, लेटरिन बाथरूम साफ कर लो, किचन का काम कर लो और उसके बाद खाना बनाओ। और तुम सिर्फ एक वक्त का खाना खाओ, ना तुम्हें चाय मिलेगी ना खाना मिलेगा। आ गए कहाँ कहाँ से कहीं के। और अब रूपाली को एहसास हो गया था कि उसने भी कभी अपनी सास पर अत्याचार किया था, तभी तो आज उसको उसकी करनी ही भुगतनी पड़ रही है। और आज जब उसकी बहू उस पर अत्याचार कर रही है, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कभी उसने भी अपनी सास पर अत्याचार किया था। तो ऐसा ही होता है, जैसी करनी और वैसी ही भरनी।